हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। और बारिश का मौसम चल रहा है, मज़े कर रहे होंगे, पकोड़े खा रहे होंगे, है ना। क्लास लेते लेते तो देखो मैम यहाँ पे अपना गला सुखा रही हैं, आप पकोड़े खा रहे हो। चलो थोड़े बहुत इधर भी भेजो, ठीक है। चलो तो भेज देना जल्दी से फटाफट पकोड़े। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7, ठीक है। क्या है चैप्टर फ्लो ये आपको पता ही है। और लेक्चर फ्लो में आज हम पढ़ेंगे पादप प्रजनन। भाई जंतुओं की कहानियां खत्म कर दी हमने, क्या क्या उसमें कर सकते थे हम कर लिया, जो जो पालन कर सकते थे। उसके बाद आज पादप शुरू करेंगे। भारतीय कृषि एक नज़र में कि भाई जो हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर है वो किस पोजीशन पे है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं वो देखेंगे कि भाई ये क्यों करवा रहे हैं हमें, इसका भी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग। हमने एनिमल ब्रीडिंग करवाई ना भाई, अंत प्रजनन है ना, बहिर्संकरण, ये सब जो हमने करवाया। अब ये तो हो गई एनिमल्स की बात, लेकिन प्लांट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से ब्रीडिंग करवा के यानी कि जनन करवा के अलग अलग वैरायटी को यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें क्यों जरूरत है पौधों में ये ब्रीडिंग करवाने की, तो वही सेम हमारा जो डायलॉग है, अच्छी किस्मों को पैदा करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए, उनके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो पोषक तत्व है, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इस शुरू में एक एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी बार दिया है कि कुछ लोगों को गेहूं के अंदर जो ग्लूटीन होता है उससे एलर्जी होती है, तो वो गेहूं नहीं खा पाते। तो हम ऐसे गेहूं पैदा कर सकते हैं जिसमें ग्लूटीन हो ही नहीं। अरे वाह। उसके बाद मैंने आपको एक आलू का एग्जाम्पल शायद दिया है, आपको दिया है, 11th वालों को दिया है पता नहीं, कि आलू जो आप नॉर्मली खाते हैं हम कहते हैं वो शक्कर वाले आलू है। मतलब कि जो डायबिटीज़ वाले होते हैं वो कहते हैं कि उसमें स्टार्च होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है, तो डायबिटीज वाले वो आलू नहीं खाते। तो अगर आपने देखे हो आसपास अपने, तो आजकल पर्पल कलर के आलू आने लग गए, बिल्कुल पर्पल कलर की, वैसा ही पर्पल कलर जैसा आप समझ रहे हैं, है ना। आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप सही हैं तो आप सही हैं कि पर्पल कलर के आलू आ रहे हैं। और वो क्यों पर्पल कलर के हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। ऐसा बोलते हैं वो डायबिटीज वाले जो लोग हैं वो भी आलू खा सकते हैं, उस आलू को खा सकते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ वैरायटियों को उत्पन्न करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत है। चलो परिभाषा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मेरी शब्द ही मेरी परिभाषा है ना, बाहुबली डायलॉग माता जी का। चलिए, पादप प्रजनन क्या है, खेती के लिए अधिक उपयुक्त, ठीक है। अब उपयुक्तता का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे आगे के कुछ 2 एग्जाम्पलों से कि क्यों उपयुक्त। अच्छा उत्पादन, मतलब कि उत्पादन भी अच्छा करे, है ना, पर हेक्टर उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो। देने वाले व रोग प्रतिरोधी, उसको ज्यादा बीमारियां वगैरह भी नहीं हो। अब आप बोलोगे पौधों को भी बीमारियां होती है, हाँ होती है ना। काला कीट रोग, रस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आलू का जो आपने वायरस और बैक्टीरिया वाले में पढ़ा था, है ना, आलू का संकीर्ण रोग, है ना। बहुत सारे रोग होते हैं प्लांट में भी, फंगस लग जाती है। नींबू का साइट्रिक कैंकर रोग पढ़ा है, कुछ नाम याद आ रहे हैं पिछली क्लासेस से, नहीं तो बादाम खाओ, ठीक है। तो प्रतिरोधी वांछित पादप किस्मों को तैयार करने हेतु पादप प्रजातियों में किए उद्देश्यपूर्ण फेरबदल पादप प्रजनन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छी उत्पादनता, अच्छा उपयुक्तता, उत्पादन देने के लिए नई नई किस्मों, प्रतिरोधी किस्मों का, और वांछित का मतलब हम जो चाहते हैं, ठीक है। वांछित का मतलब हम जो चाहते हैं, जैसे हमें बिना शक्कर का आलू चाहिए था, तो वांछित पादप किस्मों को तैयार करने हेतु जो पादप प्रजनन किया जाता है, जो फेरबदल किए जाते हैं, उनके जीन्स के साथ हम जो खेल खेलते हैं, उस खेल को ही क्या कहते हैं, पादप प्रजनन, ठीक है। एक और परिभाषा ले लो, सिंपल, सस्ती, सुंदर। पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के सुधार से संबंधित है। सबसे इजी, ठीक है। लेकिन ये वाली बहुत बेटर है, अगर अच्छी परिभाषा लिखना चाहते हो तो। हमेशा 2 ऑप्शन लेके आती हूँ, एक वो जिनको बहुत अच्छा लिखना है, एक वो जिनको अच्छा लिखना है, और एक वो जिनको ऐसा लिखना है जो याद हो जाए।
ठीक है, चलो भारतीय कृषि एक नज़र में। अब एनसीईआरटी में कुछ फिगर दे रखे है ना, वो हमें याद करने हैं कि क्योंकि वही ऐसे तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जितने भी फिगर्स थे, है ना, लेकिन वही मैंने आपसे कहा बैड लक। तो क्या क्या हमारे पास फैक्ट है, और ये आपको पता ही है कि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब, रीढ़ तो समझते हैं ना, वर्टिबल कॉलम। तो हमारी जो मैक्सिमम अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक है, ठीक है, थोड़ा सा सोशल वगैरह पढ़ते हो, उनका मेन जो बेस है वो कृषि है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम इनकम जो है वो किससे होती है, फार्मिंग से होती है ना, खेती से होती है। अब वो हम खुद भी यूज़ करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी बहुत सारी सब्जियां, हमारा बहुत सारा अनाज बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे हमें इनकम होती है, ठीक है। तो मेन अभी भी क्या है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो कृषि प्रधान है। ऐसा आपने कई लाइन पढ़ी होगी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान है। कृषि क्षेत्र कार्यशील कुल लोगों में से 54.6% को रोजगार उपलब्ध कराता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा आज के जमाने में कौन खेती करता है ना, सब लोग तो नौकरियां करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे, यानी कि 54.6, ये पहले और ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन वही आजकल लोग पढ़ना लिखना सीख गए हैं, तो वो सोचते हैं हम खेती क्यों करें, हम तो भाई नौकरी करने जाएंगे, है ना। तो ऐसे कहानियों की वजह से थोड़ा सा गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी 54.6% जो है वो काम कर रहे हैं, और करते रहे। इसकी आप भगवान से प्रेयर करना, वरना आपको खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हमने लास्ट में देखा था जीडीपी, लगभग 33% आय यानी कि इनकम तथा समष्टि की लगभग 62% जनता को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। अब ऐसा ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं खेत में तो ही आपको खेती से रोजगार मिल रहा है। अगर आपके पास कोई ट्रैक्टर है और आप उसको किसान को ट्रैक्टर किराए पे दे रहे हैं खेती करने के लिए, तो इनडायरेक्ट वे में आप एक तरह से कृषि से जुड़े हुए हैं। आपको कृषि की वजह से ही, आपको खेती की वजह से ही इनकम हो रही है। अगर कृषि नहीं होगी तो ट्रैक्टर आपको क्या करेगा, वो घर के अंदर चलाएगा नहीं, आपसे ले ही क्यों रहा है, क्योंकि वो फार्मिंग कर रहा है। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी वे में जो हमारी 62% जनता है वो कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। जैसे अनाज बेचने वाला है, अब अनाज बेचने वाला खुद तो खेती नहीं करता, लेकिन उसका मेन सोर्स क्या है इनकम का, अनाज, जो कि खेत से आ रहा है। तो इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही वे में, ठीक है। यही पॉइंट आपको देखने, ज्यादा नहीं देखने, इतना ही आपके बुक के अंदर दे रखा है। कुछ ऐसे दे रखा है इतने बिलियन खेती हुई और इतना बिलियन वो हुआ, वो कोई नहीं पूछता है, ठीक है। वो वही कि आपको कोई आंसर बढ़ाना हो तो आप वो लिख दो, बाकी ना कभी पूछा गया है ना कभी पूछा जाता है। जो फैक्ट्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्यों किया जाता है, वही जो 2-3 चीजें हमने बताई। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों पादप प्रजनन कर रहे हैं। पादप प्रजनन में एक प्रजनक पौधे में निम्न गुणों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यही पादप प्रजनन के उद्देश्य या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। सबसे पहला उच्च उत्पादकता, यानी कि हायर ईल्ड, ईल्ड का मतलब वही उत्पादकता, ठीक है। हायर ईल्ड करना कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम, कि मान लो आप कोई ऐसी फसल बो रहे हो जो ज्यादा पैदावार नहीं करती, वैसे ही दूध वाला जो केस था, है ना, दूध को हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी करनी है। ऐसे ही अगर हमें चाहिए कि हमारा जो 1 हेक्टर खेत है उसमें मान लो पहले 50 क्विंटल गेहूं निकल रहे थे, हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा बढ़े, है ना, 50 क्विंटल से 60 हो, 80 हो, 90 हो, ऐसे हो। तो ये क्या हो गई, उत्पादकता में वृद्धि। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा गेहूं की किस्म लानी पड़ेगी, ऐसा गेहूं लाना पड़ेगा जो उच्च उत्पादकता करता हो, जो रोगों से जल्दी से, है ना, असर नहीं होता हो, जिसको, है ना, बारिश में भी अच्छे से रह जाता हो, खराब नहीं होता हो। तो इससे उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। तो उत्पादकता लेके आना, बेहतर गुणवत्ता लेके आना, कि भाई ऐसा गेहूं, है ना, गेहूं की आपने देखा होगा बहुत सारी वैरायटी आती है, उसी के हिसाब से गेहूं मिलता है। बोलते हैं कि ये तो बहुत सस्ता गेहूं है, 20 रुपए 18 रुपए किलो ही मिलता है। फिर एक 22 रुपए किलो गेहूं मिलता है, एक 26 रुपए किलो
गेहूं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी गुणवत्ता में फर्क है, उनकी क्वालिटी में फर्क है। जो 18 रुपए वाला होगा वो दाने छोटे होंगे, उसमें हो सकता है ग्लूटीन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। 22 वाला उससे थोड़ा सा और बेटर होगा, 26 वाला उससे और बेटर होगा। तो इस तरह से जो है बेहतर गुणवत्ता भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि खेत के खेत भर रहे हैं लेकिन गेहूं में क्वालिटी ही नहीं है, लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, तो फिर ये भी एक गलत बात है। तो बेटर क्वालिटी करनी है आपको, इसीलिए हम पादप प्रजनन करवाते हैं। दूसरा है रोग प्रतिरोधकता, कि हर साल कई खेत जो है वो किसी रोग की वजह से जो है वो सड़ जाते हैं, जैसे कि काला किट रोग है ना, अभी मैंने जो 2-3 नाम बताए थे जो गेहूं में होता है, बाली रोग है ना, कैंकर रोग। तो ये ऐसे जो कवकों के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, उनसे बचाने के लिए हम क्या कर दें, उनके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दे जिसकी वजह से उन पे ये कवक लगे ही ना, ये जीवाणु लगे ही ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ा सकते हैं। और ये आप पढ़ेंगे भी, इसके बहुत सारे नुकसान भी है। अभी आप इसी के आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कपास में हमने एक बीटी कॉटन कपास पैदा किया था इसी तरह का, जिसके नुकसान है काफ़ी, और आज तक उस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधकता जो है वो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इन सब में चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि वो कई बार नुकसानदायक भी हो सकती है। आओ फिर क्या करना है, पर्यावरणीय तनावों दबावों के प्रति बड़ी सहनशीलता हो उनमें। वही कि भाई ज़्यादा गर्मी हो या ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, तो उनको भी वो सहन कर सके, खराब नहीं हो, है ना। पर्यावरण की बदलती परिस्थितियों के अनुसार भी वो अपने आप को ढाल सके। किसी विशिष्ट कृषि लक्षण का विकास होना, जैसे बोनापन, अधिक शाखन आदि, ठीक है। क्या भाई कि किसी विशिष्ट, जैसे मैंने आपको आलू का एग्जांपल दिया कि हमें ऐसा आलू चाहिए था जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, ऐसे ही आप कोई ऐसा फसल बोना चाहते हो जिसकी हाइट कम हो, बोनापन लिए हुए हो, या बोनी है तो आप उसको लंबा करना चाहते हो कि नहीं लंबी हो, जैसे गन्ना है ना। गन्ने को क्या करना चाहते हैं, गन्ने को आप बोना रखना पसंद करोगे या लंबा रखना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे मैम लंबा, क्योंकि गन्ने का तो मेन जो जूस है वो तो उसके स्टेम से निकलता है, ठीक। तो हम चाहते हैं कि हमारे खेत में जो गन्ने हैं वो बहुत छोटी हाइट के हो रहे हैं, लेकिन छोटी हाइट का होगा तो जूस कम निकलेगा, जूस कम निकलेगा तो शक्कर कम बनेगी। तो हम चाहते हैं कि वो लंबा हो जाए, तो उसमें हम कोई ऐसा संकरण करा दें, ऐसा कुछ निषेचन करा दें दूसरे पौधे से, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टर में काफ़ी पढ़ पाए हैं कि कैसे निषेचन कराते हैं, कैसे क्या करते हैं ना। विपुंसन याद आ रहा है, कुछ परागकण, कृत्रिम है ना, संकरण, वो सारी चीज़ों के अंतर्गत विपुंसन हमने पढ़ा था। तो ऐसा करके हम ऐसा गन्ना ले आए जिसकी हाइट लंबी हो, बोनापन खत्म हो जाए। या फिर दूसरा जो ये कह रहा है भाई अधिक शाखन, यानी कि शाखाएं अच्छी अच्छी निकले, उसमें कोई ऐसा पेड़ हो जिसकी शाखाओं से हमें काम हो, तो शाखाएं अच्छी कर ले, ठीक है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर भी क्या कर सकते हैं, किसी विशिष्ट कैरेक्टर को लेकर भी प्रजनन करवाते हैं। बात करते हैं पादप प्रजनन के चरण, ठीक। और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इससे पहले उद्देश्य भी इम्पॉर्टेंट ही थे, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या करते हैं। कोई नई चीज़ नहीं आएगी इसमें, आपने जो पहले पढ़ा है वही आएगा, ठीक है। पिछले के चैप्टर में हम वही कृत्रिम प्रजनन और ये जो करके आए वही थोड़ा बहुत मिक्स होता रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है पादप प्रजनन करवाने का। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे बताया सोपान क्या होते हैं। भाई सोपान, चरण है ना, ये सब एक ही चीजें हैं, स्टेप्स, ये सब एक ही कहानी है। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, विभिन्नताओं का संग्रहण करना है। क्या विभिन्नता है कि भाई आपके पास जो पौधा है उसमें क्या क्वालिटी है और उसी नस्ल का, उसी किस्म का। अच्छा, नस्ल जो वर्ड है वो हम जनरली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जब हम पादप में नस्ल वर्ड लेकर आते हैं तो उसको किस्म बोल देते हैं कि ये किस्म है, कौन सी किस्म है, ठीक है, ठीक। तो भाई दूसरी वाली में क्या क्या वेरिएशन है और ऐसा उसमें क्या खास बात है कि आप उसका जो संकरण है वो अभी वाली प्लांट से करवाना चाहो, तो पहले आपको विभिन्नताएं ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। आनुवंशिक विभिन्नताएं किसी भी प्रजनन का आधार है। यह चयन के लिए कच्चे माल का स्रोत होती है। ऑब्वियसली कि हमने जब गन्ना ढूंढा तो हमारा गन्ना बोना था,
उसमें ऐसे जीन्स थे जिसकी वजह से वो बोना था। एक पड़ोसी का गन्ना जिसके लंबे लंबे गन्ने निकल रहे हैं, तो उसके जीन्स में कुछ वेरिएशन है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको ये लंबापन चाहिए तो वो जो सामने वाला गन्ना है उसकी आनुवंशिक रूप से क्या भिन्नताएं हैं, उसके जीन में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो लंबा हो रहा है। और यही हमारा कच्चा माल है। कच्चा माल मतलब यही आधार बनेगा हमारा पादप प्रजनन करने का, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं। भाई यहीं से तो शुरुआत होगी कि हम उसको लेके आएंगे, दोनों की शादी करवाएंगे, है ना, परागकण विपुंसन करवाएंगे। ठीक है, समझे आप। तो ये जो है अनेक फसलों में फसल के प्राकृतिक या वन्य संबंधी। अब ये क्या है? प्राकृतिक का मतलब जो नेचुरल उगती है, वन्य का मतलब वाइल्ड। हर चीज की दो किस्में होती है, एक तो जो नेचुरली उगती है और एक हम बोलते हैं वाइल्ड स्पीशीज है ना। सुना, ये वाइल्ड प्रकार की जो है खेती है या वाइल्ड प्रकार का एनिमल है। एक तो लोकल नेचुरली, जैसे गेहूं है, गेहूं में ऐसी किस्में भी हैं जो जंगली होती है, जंगली जिसको आप बोलते हो, है ना, जंगली किस्में बोलते हो ना वो। तो उनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। देखो जंगली किस्मों की क्या खासियत होती है, आपने खरपतवार सुने हैं? जिसको हम बोलते हैं वीड्स, खरपतवार जो कहीं भी उग जाते हैं, है ना। आपके घर के बाहर प्लॉट खाली है, देव भर भर के, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, उग रहे होंगे, कोई पानी नहीं डालने जा रहा उनको, कोई बीज नहीं डालने जा रहा, फिर भी वो उगते हैं, जो हमारे काम के भी नहीं होते। जैसे कांग्रेस घास है ना, कांग्रेस घास को भी हम क्या कहते हैं? वो खरपतवार है। इसके बारे में भी आगे चैप्टर में आने वाला है। और ये इतनी, इंडिया में हम इसको फॉरेन से लाए थे, पर ये हर जगह अब फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि इसको कम आवश्यकताएं चाहिए, इसको रोग भी कम होते हैं, ये कैसे भी परिस्थिति में उग जाती है। तो खरपतवार की एक खासियत होती है कि वो कहीं भी उग जाते हैं, चाहे उन्हें लिमिटेड चीजों के अंदर उग जाते हैं। तो अगर कोई खरपतवार है, अगर हम उसको देखें कि यार ये इसमें कुछ क्वालिटी है इसके जीन में जिसकी वजह से ये हर जगह उग रहा है, इसको पानी भी कम चाहिए, इसको कहीं भी उग जाता है, कोई इसको प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं चाहिए, तो अगर हम इसका वो जीन निकाल के हमारी प्राकृतिक वाली स्पीशीज में डाल दें, जैसे गेहूं में, चावल में, चने में, ताकि उनमें भी ये रोग प्रतिरोधकता, ये हर जगह उगने की पावर, है ना, पाले वगैरह सर्दी गर्मी में उगने की पावर आ जाए, तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाइल्ड जो इनकी स्पीशीज है उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा। के रूप में आनुवंशिक विविधता पहले ही उपलब्ध होती है ना। कोई भी गेहूं की भी बहुत सारी जातियां होती है और हर में अपनी अपनी जीन की वेरिएशन है, तो हमें पहले वो पता लगाना पड़ेगा और उन आवश्यकताओं को यूज करना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक पौधा आनुवंशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। किसी में क्या खासियत है, किसी में क्या खासियत है। ऐसे तो ये खरपतवार है, हमारे कुछ काम के नहीं है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, इसलिए वो भी महत्वपूर्ण है। किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों की विभिन्न एलील, एलील तो समझ ही गए होंगे भाई, बहुत बार आ गया। एलील का पादपों या बीजों के रूप में संग्रहण जनन द्रव्य संग्रहण यानी कि जर्म प्लास्ट कलेक्शन कहलाता है। कि हमें अगर लगता है कि जैसे कि इसने पहले ही बोल दिया, सारे पौधे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज है, तो हमें उनके जर्म प्लाज्म को, जर्म प्लाज्म क्या है भाई? वही डीएनए, आरएनए, जीन्स, अब डीएनए आ गया तो जीन्स आ ही गया, कोई स्पेशल प्रोटीन जो इसमें मिल रही है, मतलब इनडायरेक्ट वे में कोशिका के अंदर मिलने वाले जो न्यूक्लियर पदार्थ हैं, आनुवंशिक पदार्थ है, उनको हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। तो हमें उनका जर्म प्लाज्म एकत्रित करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आज वो हमारे काम का नहीं हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हमें फ्यूचर में कभी काम आ जाए। जैसे कि खरपतवारों की, हम इनको गाड़ते भी नहीं है ना, उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी देखो तो हमारे नॉर्मल से बहुत अच्छी है, तो इस क्वालिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हर पौधे का जो जर्म प्लाज्म है, अगर हम उसको लैब के अंदर इकट्ठा करके रखें, जो कि करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि हो सकता है आज वो स्पीशीज़ है कल वो एक्सटिंक्ट हो जाए, जैसे डायनासोर चले गए वैसे पता चला कोई पौधा भी नहीं रहा। तो हमें क्या करना है? उनका संग्रहण करके रखना है, उनके जीन्स के बारे में सारी नॉलेज लेकर उनके जीन्स को करके रखना है। कैसे करेंगे, है ना, सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा भाई, बीज
बीज को स्टोर करो। अब आप बोलूंगे बीज तो सड़ जाएंगे, नहीं। पिछली क्लासेस में 196 डिग्री पे कुछ बताया था मैंने, द्रवित नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसी ही कुछ विधियां हमारे पास होती है जहां पे हम बीजों को सालों तक, करोड़ों साल तक एज इट इज पोजीशन में रख सकते हैं लैब के अंदर। ठीक, ऐसे जैसे ये द्रवित नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सारी हमारे पास मेथड्स है, उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। किसी भी फसल के जर्म प्लाज्म में निम्न प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्या है। उन्नत किस्म जिनकी खेती की जा रही है। ठीक है, जर्म प्लाज्म में आपको क्या करना है, किस चीज का करना है। तो आपको अब लगता है कि अभी जो आप खेती कर रहे हो वो उन्नत किस्म है, मतलब एडवांस है, तो उसका आप जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर लो। उन्नत किस्में जिनकी अब खेती नहीं की जा रही है, भाई अब हम उसको खेती नहीं करते लेकिन उसमें कुछ ऐसे गुण है जो हो सकता है हमें लगे कि फ्यूचर में कभी काम में आ सकते हैं, तो उनका जर्म प्लाज्म भी आप इकट्ठा कर सकते हो। सबको इकट्ठा करके रखना है, ऐसे नहीं कि ये काम का नहीं है तो फेंको इसको, ऐसा नहीं करना। साइंटिस्ट हर चीज को संभाल के रखते हैं, रिसर्च वाले जो भी होते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गया संग्रहण करना, विभिन्नताओं का संग्रहण, कि अलग अलग विभिन्नताएं जिनमें है उनको हम संग्रहित कर ले कि किसमें क्या विभिन्नता है, किसमें क्या विभिन्नता है, किसकी क्या स्पेशलिटी है, किसकी क्या। अब जनकों का मूल्यांकन करना। जनक कौन, जिनमें हम जनन करवाएंगे। भाई जनन करवा रहे हैं ना एक पौधे का दूसरे पौधे से, ये तो हम विधियां पढ़ चुके हैं ना कि हमें जो पौधे में, जैसे गेहूं है या गन्ना है, जैसे मैंने गन्ने का एग्जाम्पल दिया, तो गन्ने का मैं लंबापन लेकर आना चाहती हूँ तो मैं किसी दूसरे गन्ने के उस पौधे का आपस में क्या करवाऊंगी, संकरण करवाऊंगी, जनन करवाऊंगी। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, जनक ही तो हुए। इसके लिए हम अलग अलग विधियां काम में लेते हैं। लक्षणों के वांछित समायोजन वाले पादपों की पहचान के लिए जनन द्रव्य का मूल्यांकन किया जाता है। पहले आपको उनके जीन्स देखने, ऐसा नहीं उठा के ले आए, है ना, लंबा हो रहा है चलो उठा लो इसको, पता चले उसमें तो वो उत्परिवर्तन था, अब वो लंबा होता ही नहीं है। तो पहले आपको अच्छी तरह से स्टडी करनी है उसके जनन द्रव्य की, उसके जीन्स की। चयनित पादपों की संख्या बढ़ाई जाती है। फिर आपने एक पौधा सेलेक्ट कर लिया, मैं एक ही एग्जांपल लेके चल रही हूं, जैसे कि मैंने लंबे गन्ने वाला कोई पौधा सेलेक्ट किया और उसके जीन की अच्छी सी स्टडी कर ली कि उसके जनन द्रव्य में कोई जीन है जिसकी वजह से ये लंबा हो रहा है और मोटा भी। भाई मोटा भी होगा तो भी ज्यादा जूस निकलेगा, तो लंबा और मोटा हो रहा है। अब चयनित जो आपने पौधा चयन किया है, ये पौधा मैंने चयन कर लिया, इसका क्या करना है, आपको संख्या बढ़ानी है। मान लो आपने एक पौधा लिया, चलो एक लिया होगा, बल्ले बल्ले हम तो लिया है, ये रहा ही नहीं, दूसरे दिन घर में सूख गया, क्या करोगे। तो पहले इसकी संख्या में बढ़ानी है आपको, इसके 100-200 पौधे उगा के रखने, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरा, दूसरा खराब हो जाए तो तीसरा। ठीक है, तो आपको इनकी संख्या में वृद्धि करनी है। ठीक, ऐसा उनकी खेती से किया जा सकता है। वही इसकी खेती कर लो लंबे गन्ने वाले की, वो करोड़ों हेक्टेयर में गन्ना उगा लिया आपने लंबा वाला, उससे आपको क्या होगा, 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें सारे लंबे हो रहे हैं या नहीं। पता चले कुछ बोने हैं तो उनको निकाल दो, वो काम के नहीं है, क्योंकि उनमें हो सकता है अप्रभावी लक्षण आ रहा हो। भाई मेंडल सब चीज़ों को कनेक्ट करके चलना पड़ता है। ठीक है, उसमें मेंडल का अप्रभावी कैरेक्टर आ रहा है इसलिए वो बोना हो गया, उसको हटाते जाओ, हमें तो सिर्फ लंबे लंबे चाहिए, लंबे लंबे की खेती करनी है, लंबे लंबे की संख्या में वृद्धि करनी है। तो मैंने ये ए वाला जो है एक गन्ना लिया और उसके 100-200 प्लांट उगा लिए। ठीक, जो मुझे नहीं चाहिए था उसमें से निकालती गई। सो अब ये करेंगे कैसे, स्वपरागण से। मेंडल ने भी तो यही किया था, स्वपरागण करो, बस आपस में ही संकरण कराते रहो, तो दूसरा कोई नया जीन आएगा ही नहीं, और आए तो उसको निकाल दो। ठीक, तथा इन्हीं पादपों का संकरण में प्रयोग किया जाता है। वही क्रॉस संकरण का मतलब क्रॉस करना, उनमें फर्टिलाइजेशन करवाना। अगर आवश्यकता हो तथा संभव हो वहां शुद्ध नस्ली बनाए जाते हैं। शुद्ध नस्ली समझ गए ना, सेम कैरेक्टर, मतलब ए जो आपको चाहिए, वो अप्रभावी वाला कैरेक्टर भी हो सकता है। समयुग्मजीय अवस्था लाना, ये हमने पहले भी अंतःप्रजनन में बात की थी
कि उनमें बार बार समयुग्मजता आती है, शुद्ध लाइन बनती है, प्योर लाइन बनती है ना, क्योंकि उनमें बार बार हम एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करते आते हैं। तो समयुग्मजता आ जाए, शुद्ध नस्ली आ जाए तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें अप्रभावी कैरेक्टर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। स्वपरागण व परपरागित फसलों में चयनित नीति अलग अलग होती है। या तो आप ये चीज स्वपरागण से कर सकते हैं या फिर आप परपरागण से कर सकते हैं। क्या टेक्निक यूज की है आपने इनमें? परपरागण तो वही कि इस गन्ने को नेचर में छोड़ दो, अपने आप इसमें निषेचन होता रहेगा, नया गन्ना आता रहेगा। लेकिन उससे हमें नुकसान है, क्योंकि उसमें इसके लंबेपन के गुण के साथ हो सकता है कहीं से बोनापन का गुण आ जाए। तो हम फिर स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण की विधि याद है आपको? हमने कृत्रिम संकरण करवाया है पहले कुछ चैप्टरों में, याद है या नहीं? बायो की पॉलिसी चैप्टर के साथ भी, चैप्टर से पहले भी और चैप्टर के बाद भी कृत्रिम संकरण करवाया था, विपुंसन करवाया था हमने, बैगिंग आपको बताया था प्रैक्टिकल करा के कि बैगिंग कैसे की जाती है ना, कि हमें जिस पौधे को स्वपरागण कराना है उसके पुंकेसर काट दो और उस पर पॉलीथीन लगा दो, फिर जिसके हमें पुंकेसर लेने हैं वांछित पौधे के, उसके पुंकेसर लाके उसके वर्तिकाग्र पे छिड़क दो और वापस बैगिंग कर दो। विपुंसन, बैगिंग, ये प्रैक्टिकल भी दिखाया और 2 बार आया है। एक बार तो प्रैक्टिकल आया था तब, एक बीच में भी कहीं आया था। वही विधियां यूज करनी है यहाँ पे। हमें हमारे वांछित पौधे से ही निषेचन करवाना है, किसी दूसरे से करवाना नहीं है। और परपरागण में तो खुला खाता है, किसी से भी हो जाए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसमें। ठीक, ये कर लिया हमने वीडियो से। स्वपरागण परपरागण से हमने लंबे लंबे 200-400 पौधे इकट्ठे कर लिए, जो हमें कैरेक्टर चाहिए था, जो लक्षण हमें चाहिए था। चयनित जनकों के बीच संकरण। अब ए वाला जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है गन्ना जो लंबा है, उसका मुझे संकरण करवाना है बी वाले गन्ने से जो कि बोना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये बी वाला गन्ना भी लंबा पैदा करना है। तो पहले तो मैंने इसका सिलेक्शन किया, इसकी बहुत सारी संख्या में वृद्धि कर दी ताकि एक सूख जाए तो दूसरा हमारे पास अवेलेबल रहे। इसकी शुद्ध लाइन प्राप्त कर ली, मतलब इसमें जो भी जीन्स है अब वो समयुग्मजी अवस्था में है, कुछ भी विषम युग्मजी है ही नहीं इसमें। शुद्ध लाइन प्राप्त कर ली है हमने, शुद्ध नस्ल, पिछले वाले पे पढ़ा हमने। अब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, अप्रभावी जीन है ही नहीं इसमें, सिर्फ लंबा ही लंबा है इसमें। ठीक, अब हमने हमारे वाले गन्ने को लिया जिसके अंदर हमें ये कैरेक्टर डालना है। इनमें क्या करवाया भाई? संकरण, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। अब उसके लिए भी वही मेथड, या तो कृत्रिम संकरण करा लो, स्वपरागण ही कराना पड़ेगा। अगर परपरागण कराओगे तो कहीं और से परागकण आ जाएंगे, है ना। स्वपरागण के लिए वही विपुंसन और बैगिंग मेथड। एक या अधिक लक्षणों में आनुवंशिक भिन्नता वाले 2 पौधों के बीच संकरण क्रॉस संकरण कहलाता है। इसके लक्षण अलग है, एक या अधिक लक्षणों में। इसका लक्षण अलग है, लंबा है, इसका लक्षण अलग है, ये कभी लंबा आ रहा है कभी बौना आ रहा है। ठीक है, तो एक से अधिक लक्षणों वाले आनुवंशिक भिन्नता, अब लक्षण अलग है तो आनुवंशिक भिन्नता तो अलग होगी, इसके जीन अलग है, इसके जीन अलग है, उनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो उसे क्रॉस संकरण यानी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये परिभाषा हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक, हमने संकरण करा दिया, ए में डी में संकरण करा दिया और संतति उत्पन्न कर ली। ठीक है, ये लंबा गन्ना था, प्योर लंबा, शुद्ध लिख दूं यहाँ पे, और ये हमें पता नहीं इसमें कैसे जीन है। ये हमारा वांछित पौधा है जिसके अंदर हमें ये वाला कैरेक्टर डालना है, वांछित गन्ना। वैसे तो दोनों ही वांछित है, दोनों को ही हमने सेलेक्ट किया, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको लिखूं क्या, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। श्रेष्ठ पुनर्योजन योगज का चयन तथा परीक्षण। अब संतति आ गई, संतति में वही मेंडल का नियम काम करेगा। 4 गन्ने पैदा हुए, गन्ना गन्नी पैदा हो गए भाई। ठीक है, गन्ना गन्नी पैदा हुए, इसमें से आपको क्या करना है? चयन करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि सारे आपके वांछित कैरेक्टर वाले थोड़ी ना है।
भाई क्रॉस हुआ है, इसके तो हमें पता था स्मॉल ए थे, लेकिन इसमें क्या थे हमें पता नहीं थे। तो अब जो आए हैं वो सब लंबे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेंडल का नियम काम कर रहा है। तो हमें तो किसका सिलेक्शन करना है, सिर्फ लंबे का, लंबे गन्ने का करना है और मोटे का, है ना, चौड़ा भी ज्यादा हो। तो प्रजनन के यही ये कह रहा है कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, जो सुपीरियर है, मतलब लंबा। पुनर्योजन का चयन व परीक्षण, उसका परीक्षण भी करना पड़ेगा। प्रजनन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चयन की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं ये जन्मे इनके बीज उठाए, अरे ये तो लंबे ही होंगे, बो दो खेत में, पता चले 70% बोने थे और 30% लंबे थे, बेड़ा गर्क हो गया, है ना। तो ऐसा अंधे बन के काम नहीं करना है। जो भी संतति आएगी पहले हम उसको उगाएंगे, उसको चेक करेंगे कि इनमें कितने लंबे कितने बोने, फिर लंबे को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा चयनित पौधा है उसी को सेलेक्ट करेंगे, और वो काफी महत्वपूर्ण प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए संतति में के सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है ना। आपको मेंडल जैसा लॉ फॉलो करना पड़ेगा, उसके जीन्स देखने पड़ेंगे कि हो सकता है वो दिखने में लंबा हो लेकिन वो विषम युग्मजी हो, ठीक। इस पद में ऐसे पौधों की प्राप्ति हो जाती है जिसमें दोनों जनकों के वांछित गुणों का संयोजन हो, ठीक। मान लो हमने एक गन्ना लिया था जो लंबा था, ये ए वाला, दूसरे वाले को मान लो मैं बोलती हूँ कि ये जो है ये मोटा अच्छा होता था, है ना। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संतति करवाई हमने, और संतति में जो बच्चे पैदा हुए उनमें सभी प्रकार के गुण हो सकते हैं, कोई भी गुण हो सकता है। हमें किसका चयन करना है, हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जो लंबा भी हो और मोटा भी हो, क्योंकि मोटा होगा तो भी जूस ज्यादा निकलेगा और लंबा होगा तो भी जूस ज्यादा निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पौधे का सिलेक्शन करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि इसके जीन्स कैसे हैं, फिर इसको बो के देखेंगे, वापस 2-3 पीढ़ी तक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या ये सब लंबे या मोटे ही आ रहे हैं या इनमें कहीं कहीं बीच में कुछ और भी आ जाता है। अगर कुछ आता है तो उनको अलग करते जाएंगे, उनको लेंगे ही नहीं, और हमेशा स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। तो ये संकरण करा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी हमारी संतति आएगी उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, लंबा और मोटा, वो तो होते ही हैं, ठीक। तो जनकों के वांछित गुणों का संयोजन। इन पौधों में कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराया जाता है, जो कि मैंने अभी बोला कि हमें कई पीढ़ियों तक इनमें स्वपरागण कराना है, कम से कम जो है 10 पीढ़ी। और अगर बीच में कुछ गलत पौधे उगते भी है तो उनको अलग करते जाना है, ताकि वो हमारे बीच में ना आए। ऐसे ही नहीं हो जाता है पादप प्रजनन, है ना, बड़ा टफ प्रोसेस है। पहले चुनना, फिर प्रजनन करवाना, फिर उनकी संतति, फिर 10 पीढ़ी तक संकरण करवाया। अब जो फाइनली हमारे पास बनेगा कि अब हम संकरण करा रहे हैं तो जो बीज बन रहे हैं वो सब के सब लंबा और मोटा गन्ना दे रहे हैं, तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि चलो काम हो गया, अब बोना या कम चौड़ा पौधा आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये कैसी है, ये शुद्ध संतति आ गई है हमारे पास, ठीक। ऐसा करने से उनमें समरूपता, बात आ गई, समरूपता व समयुग्मजता की स्थिति आ जाती है। मतलब कि वही सेम जीन आने लग गया है, मतलब समयुग्मजता आ गई है, ए की पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस है नहीं, क्योंकि हेट्रोजाइगस होते ही कभी ना कभी वो अपने आप को फिर अप्रभावी लेकर आएगा। तो हम शुद्ध संतति का मतलब ही है कि उनमें समयुग्मजता है, वो होमोजाइगस है, दोनों एलील जो है वो सेम है। लास्ट जो है हमारा नए कंशुणों का परीक्षण, निर्मुक्त व व्यावसायीकरण, कि भाई अब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको प्रूफ हो गया कि हमने एक ऐसी किस्म बना दी है जो लंबे गन्ने और मोटे गन्ने देती है, तो आप क्या करोगे, उसका व्यावसायीकरण करोगे। आप पहले बताओगे जाके कि मैंने एक ऐसी गन्ने की किस्म पैदा की है जो ये करती है, फिर वो लोग भी उसको टेस्ट करेंगे, फिर फाइनलाइज करके उसको मार्केट में उतारेंगे, ठीक है, कमर्शलाइज करेंगे उसको। इस तरह चयनित नए वंश क्रमों का उनके उत्पादन, गुणवत्ता व अन्य कृषि लक्षणों जैसे रोग प्रतिरोधकता आदि के लिए मूल्यांकन
किया जाता है। फिर सामने वाला उसको टेस्ट करेगा कि ला भाई क्या गन्ना बनाया है तूने, दिखा रोग प्रतिरोधकता है कि नहीं, इसमें लंबा है कि नहीं, मोटा है कि नहीं, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ना, वो सब टेस्ट करेंगे। इस मूल्यांकन के लिए इन पौधों को शोध कार्य हेतु बनाए गए विशिष्ट खेतों में नियंत्रित परिस्थितियों में उगाया जाता है। जो भी रिसर्च सेंटर है वहां पे उनके खेत बने होते हैं, वहां पे नियंत्रित परिस्थितियों में, कंट्रोल स्थितियों में इस गन्ने को उगाया जाएगा ताकि पर परागण ना हो जाए, कहीं और से परागकण ना आ जाए, ठीक है। और शोध का मतलब वही रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो काम करते हैं ऐसी चीजों पर, है ना, वहां पे इसका परीक्षण किया जाएगा। इस खेत में आदर्श उर्वरक, और जिस खेत में भी उगा रहे हैं उसमें भाई अच्छे से उर्वरक देंगे, मतलब फर्टिलाइजर्स देंगे, उनको मैन्योर्स देंगे, सिंचाई देंगे, अन्य आवश्यक शस्य प्रबंधन क्रियाओं उपलब्ध करा के उन पौधों के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन इन द सेंस चेकिंग, एवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपका भी होता है ना एग्जाम, एवोल्यूशन, मूल्यांकन, वैसा। ठीक, समझ में आ गई है आपको बात, ठीक है। इतना सा एक टॉपिक था, पादप प्रजनन के चरण क्या क्या आपने देखे, कैसे कैसे हमने इसको डिस्कस किया, जो हमारे स्टेप्स थे उनको भी देखा, और कुछ पिछले चैप्टर से मिला जुला भी था। तो इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ।